तिल लो या ताड़ लो राजा, राई लो या पहाड़ लो राजा, मैं अभागा स्वर्ण हूँ, मेरा रुआं रुआं उखाड़ लो राजा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है अभिनव राजपूत। आप मुझे सुन रहे हैं सामाजिक जागरण न्यूज़ पर और इस समय मैं मौजूद हूँ जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट पर। हमेशा हम दूसरों के लिए लड़े हैं, आज हम अपने बच्चों के हक के लिए लड़ रहे हैं। सवर्णों को बांट देने के बाद बहुजन और हरिजन एक होते दिखाई देते हैं। ये तो इस देश की राजनीति रही है। हम भी लाए हैं मोदी जी के लिए टॉफी। अगर मेरे देश में शिखंडी महारथी हो सकता है तो मेरे युवा साथी, आप क्या उनको नामर्द मानते हैं या फिर नपुंसक मानते हैं? क्या समझते हैं? जिस सरकार को हमने बनाया है उसे बिगाड़ने का भी काम हम करेंगे। विश्वास मुझे निज बाड़ी का है, राजपूत कुल प्राणी का, वह चुप सकता है वीर नहीं यदि दूध पिया छतरानी का। आज 14 अगस्त है और तमाम स्वर्ण समाज के बड़े संगठन आज जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं यूजीसी रोल बैक और रिजर्वेशन रिफॉर्म के मुद्दों को लेकर। तो आज यहाँ हम लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं किन मुद्दों को वो बड़ा बनाकर आज के प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाना चाहेंगे और सरकार से क्या क्या मांग लेके आज यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए हैं। हम यूजीसी के काले कानून के विरोध में अलीगढ़ से चलकर जंतर मंतर पे आए हैं सभी सर्व समाज के लोग। ये यूजीसी काला कानून जो है ये हमारे सर्व समाज के सभी जो आने वाली पीढ़ी है वो बिल्कुल पतन की ओर जा रहे हैं। हम लोगों ने सरकारें बनाई, कांग्रेस सरकार हमने बनाई, बसपा सरकार हमने बनाई प्रदेश में, भाजपा सरकार हमने बनाई और सपा सरकार हमने बना के देख ली, लेकिन सरवणों के हित में कोई सरकार बोलने वाली नहीं है। किसी को ये नहीं एहसास होता कि सरवण के बच्चे क्या अब ईश्वर देने वाला है, सरवण के माँ जन्मती है, तो इनकी क्या गलती है? अभी जैसे हम लोगों ने कल देखा, दिल्ली पुलिस ने रात को ये नोटिफिकेशन डाला था कि हमारी तरफ से कोई परमिशन नहीं है, उसके बावजूद भी इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं। तो आपको क्या लगता है, जैसे सीजेपी प्रोटेस्ट में हुआ था जब उन्होंने पार्लियामेंट पूछ करा था, वैसा कुछ लाठीचार्ज वगैरह का आज भी हो सकता है? लाठीचार्ज की तो कोई, यह स्वर्ण समाज कभी भी गंदी हरकतें कभी नहीं करता। ये तो अपनी बात रखने के लिए, अगर परमिशन ना होती तो लोग क्यों आते, अगर परमिशन ना होती तो इतनी भीड़ इकट्ठी क्यों होती? ये तो प्रशासन की एक भेड़ चाल है। स्वर्ण समाज जहाँ भी है ना तो अपनी कहीं बात रख सकता, ना कहीं आंदोलन कर सकता और ना ही कहीं धरना दे सकता। इस देश में इस सरकार ने स्वर्णों पे ये पाबंदी लगा दी है जो आज के हालात देखने को मिल रहे हैं। अन्य कोई भी पत्रकार महोदय, मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ, अन्य कोई भी अन्य कोई भी पार्टी, अन्य कोई भी संगठन धरना देता है तो सरकार उनके लिए पानी की, हमने जैसे सीजेपी का ही देखा, एयरपोर्ट से अभिजीत का लैंड हुआ, इतने में परमिशन मिल गई उनको, उन्हें परमिशन मिली। लेकिन देखो स्वर्ण समाज की कितनी, परमिशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात विशेष ध्यान रखें आप, कासस्य परमेश वासा शिखंडी च महारथा। अगर मेरे देश में शिखंडी महारथी हो सकता है तो मेरे युवा साथी, आप क्या उनको नामर्द मानते हैं या फिर नपुंसक मानते हैं? क्या समझते हैं? क्या समझती है सरकार? सरकार को इतनी समझ में नहीं आता कि अपने हक की लड़ाई, उनके स्वाभिमान की लड़ाई वो नकार नहीं सकते, वो लड़ेंगे चाहे उन्हें अपने प्राणों की आहुति देनी पड़े उसमें। स्पेशली प्रोटेस्ट के लिए बिहार से आए हैं। निसंदेह सबसे बड़ी बात है कि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और मैंने भी ये दंश झला है। आईआईटी के एग्जाम में एग्जाम देने के बाद आपका नंबर कुछ और होगा, किसी और का नंबर कुछ और होगा, उनको आईआईटी में जाने भी मिल जाएगा, आप किसी और कॉलेज में चले जाएंगे। मेरा बहुत सिंपल सा सवाल है, एक एग्जांपल देकर के पूछता हूँ। मैं सवर्ण समाज से आने वाला एक व्यक्ति हूँ, यानी जनरल कैटेगरी से। कोई एक व्यक्ति है जो एससी समुदाय से आता होगा। मैंने आप ही की बात सही मान ली कि वो दलित व्यक्ति जो है उसको कोई संसाधन नहीं मिला, आज तक वो जीवन में पिछड़ता रहा, इसलिए उसको आरक्षण मिलना चाहिए। मैंने आप ही की बात मान ली। अब वो जब आईआईटी का एग्जाम दिया, मैंने उसको आरक्षण दे दिया। अब मेरे को 100 में आए 80 नंबर, उसको आए 100 में 40 नंबर, लेकिन आपने कहा कि बेचारा पिछड़ा हुआ है, इसको चलो आईआईटी में एडमिशन दे देते हैं। तो उसको चूंकि आईआईटी में एडमिशन मिला, मेरे को एडमिशन मिला किसी थर्ड ईयर कॉलेज में, क्योंकि सीटें तो थी नहीं। अब समस्या ये है कि जब हम दोनों पास आउट करके निकलेंगे तो वो अब आईआईटी में पढ़ा है और मैं एक थर्ड ईयर कॉलेज में पढ़ा हूँ। अब जब गवर्नमेंट एग्जाम के लिए हम दोनों जाएंगे तो आप कहेंगे नहीं, फिर से उसी को आरक्षण देंगे। तुम भले खराब कॉलेज में पढ़े हो, तुम्हारा भाई जन्म से हमको मतलब है, जन्म के आधार पर हम तुमको पीछा मान लिए। तो मेरे भाई, ये कौन सा तरीका होता है? आप जब ये तय कर रहे हैं कि कौन पिछड़ा है और किसको मेन स्ट्रीम में लाना है, तो इस आधार पे तय करिए ना कि भाई अगर वो पिछड़ा है आर्थिक आधार पे तो हम उसको मेन स्ट्रीम में लाएंगे, फिर उसकी जाति देखने की क्या जरूरत है? जाति के आधार पर सही कहिए तो आपको बांटने में मजा आता है। सवर्णों को बांट देने के बाद बहुजन और हरिजन एक होते दिखाई देते हैं। ये तो इस देश की राजनीति रही है, हिटलरवादी पॉलिटिक्स रही है कि पहले मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ खड़ा कर दिया जाए, उसके बाद हिंदुत्व की पॉलिटिक्स हो जाएगी, और जब हिंदुत्व की पॉलिटिक्स में राम मंदिर बना के 240 सीटें ही सिर्फ मात्र आ पाएंगी तो फिर ब्राह्मणों को गाली दिलवा दो, क्षत्रियों को गाली दिलवा दो। मेरे भाई, बहुत सिंपल सवाल है। आप कहते हैं कि हम अपने आरक्षण में से अपने ही जाति के किसी दूसरे दलित को मौका नहीं देंगे। चंद्रशेखर रावण के तौर पे आप कहते हैं हम एक दलित सांसद के रूप में अगर रिजर्व सीट से लड़ रहे हैं तो अपने ही रिजर्व सीट को नहीं देंगे। 550 रियासतें किसी माई के लाल में दम नहीं था कि हमसे छीन लेता, खून की नदियां बह गई होती इस देश में।
आराम से दिया था हमने, सवाल दिया था देश को। उसके बाद आपने कहा जमीनें हम ले लेंगे। श्री कृष्ण बाबू, भूमिहार समाज को जमीन ही प्यारा होता है और कुछ प्यारा नहीं होता है। भूमिहार मुख्यमंत्री होते हुए जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर दिया था। अब आप मुझे बताइए कि सवर्णों के योगदानों को आप बिल्कुल भुलाते चले जाएंगे, 80 साल बाद भी कानून में उनको शोषक बताते चले जाएंगे, तो 80 साल के गवर्नेंस के फेलियर का जिम्मा भी क्या उन्हीं लोगों ने ले रखा है जिन लोगों को आपने पिछले 80 साल से हर चीज से वंचित कर दिया? बिल्कुल। ये सवाल आपसे है। बतौर सरकार आप अपने फेलियर का जिम्मा हमारे ऊपर थोपना चाहते हैं। हम तो एक और बात कहते हैं कि भाई हमारी मांग अगर नहीं मानने का ही स्वीकार कर लिए तो आप कहते हैं जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। अब मैं कहता हूं मैं आपकी बात मानता हूं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भाई इस देश में सवर्णों का कब्जा मीडिया पे है, सवर्णों का कब्जा बिजनेस पे है, इंडिया में जितना कुछ है सब पे सवर्णों का ही कब्जा है। अगर आप ही की बात सही मान लें तो इस देश में सबसे ज्यादा टैक्स सवर्ण दे रहे होंगे। भाई आप ही कह रहे हैं ना कि सबसे ज्यादा पैसा सवर्णों के पास है, तो सबसे ज्यादा डायरेक्ट टैक्स सवर्ण ही दे रहे होंगे। तो उस हिसाब से इस देश में जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी टैक्स देने के आधार पे कंसीडर क्यों नहीं की जा सकती? 90% टैक्स हम दे रहे हैं, 90% बजट हम पे खर्चा करिए, 10% टैक्स आप दे रहे हैं, 10% आप पे खर्चा होगा, और आपका 70% आबादी है, आप 80% आरक्षण लेके चले जाइए। लेकिन इस बात पे कोई तैयार नहीं होता है। इनको केवल अपने हिसाब से नियम चाहिए। आज का मुख्य मुद्दा युवा यहाँ बहुत गर्मजोशी से आया हुआ है, सरकार की नीतियों से परेशान है। वो सरकार की जो बनाई हुई नीतियां हैं उनमें संशोधन चाहता है। उसमें थोड़ी सी बात जोड़ने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। जब आप आरक्षण हटाने की बात करें तो उस लाइन को पूरी करें कि मुल्लाओं को जो विशेष अधिकार दिए जा रहे हैं उन विशेष अधिकारों पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगे। अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का जो खेल देश में चल रहा है, अल्पसंख्यक के नाम पर जो मुल्लाओं को विशेष अधिकार दिए जा रहे हैं वो विशेष अधिकार रोके जाएं। आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग युवाओं ने उठाई, लेकिन वो किसे मिले ये तय करे। ये तय करने के लिए यहाँ पंचायत बैठी हुई है, वहाँ मैं अपनी बात रखने आया हूँ कि जब आप आर्थिक आधार पर आरक्षण दे तो वो हिंदुओं को दे। आपको अगर जातिवाद से दिक्कत है तो आप उसको हटाने में आप रहो, अपना मुद्दा उठाओ, लेकिन जातिवाद के नाम पे आप फिर रिजर्वेशन मांगने मत आओ। अगर आप फिर रिजर्वेशन मांगने जातिवाद के नाम पे आते हो तो फिर हक से सुनो कि तुम छोटी जात हो, है ना। दिस इज माय पॉइंट एंड इसके लिए मैं यहाँ आई हूँ कि कभी भी रिजर्वेशन कास्ट के बेसिस पे नहीं होना चाहिए, बिकॉज वी डोंट चूज टू बी बॉर्न इन ब्राह्मण फैमिली और दलित फैमिली और एनी अदर फैमिली, है ना। दिस इज नॉट आवर कर्म, है ना। तो इसके बेसिस पे हमें बेनिफिट मिले या हमें उस चीज से दूर रखा जाए, दैट इज नॉट राइट। सनातन ने, हमारे वेद पुराणों ने क्या बनाया था? हमारी सभ्यता में था क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण। तो जातियां तो इन्होंने बनाई, हमारे में तो वर्ण व्यवस्था थी। तो आप बताएं किस चीज को खत्म करना? संविधान को खत्म करना चाहिए ना मेरे हिसाब से, क्योंकि जातिवाद तो संविधान कर रहा है। अब छोटे को छोटा कौन कह रहा है? मुझे बड़ा कौन बता रहा है? संविधान बता रहा है ना, संविधान ही तो बता रहा है। वर्ण व्यवस्था के अनुसार मैं कहाँ बड़ा हो गया बताएं आप? हर लड़ाका इंसान क्षत्रिय, हर ज्ञान इंसान ब्राह्मण है, हर काम करने वाला शूद्र है। आप बताएं, संविधान बना रहा, संविधान में संशोधन होना बहुत जरूरी है मेरे हिसाब। तिलक तराजू और तलवार तीनों एक साथ हैं इस बार। मैं ये कह रहा, तिलक तराजू तलवार और भाई किसान, ठीक है। हरियाणा के अंदर जर्नल में जाट भी आते हैं भाई। तो मैं सिर्फ ये स्वर्ण समाज की बात नहीं करूँगा, मैं इसमें पूरी 36 बिरादरी की बात करूँगा, क्योंकि इसमें कुछ भाई ऐसे भी हैं जो स्वर्ण समाज की बातों से सहमत है। 36 बिरादरी के भाई भी है। इसमें गुजर भी दिखा दूंगा आपको मैं, कुछ भाई जाट भी दिखा दूंगा, यादव भी दिखा दूंगा, और भी बहुत सारी जितने भी हमारी बिरादरियाँ हैं सारे इनमें आए हुए हैं। नाम सिर्फ क्या है? स्वर्ण समाज। तो कहीं ना कहीं अपने आप को स्वर्ण मानते हैं, और हर जाति में कोई ना कोई सूरमा, कोई ना कोई योद्धा पैदा हुआ है। तो स्वर्ण समाज का साथ देने के लिए, क्योंकि हमेशा हम दूसरों के लिए लड़े हैं, आज हम अपने बच्चों के हक के लिए लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको दिख रहा है कि हाँ इनके साथ गलत हो रहा है, तो वो समाज हमारे साथ खड़ा हो रहा है। अच्छा, मैं एक सवाल आप दोनों से पूछना चाहूंगा, स्पेशली अगर स्वर्ण समाज में मैं देखूं क्षत्रिय समाज और कर्णी सेना, इस समय कर्णी सेना दो अलग अलग प्रोटेस्ट कर रही है। महिपाल सिंह मकराना जी आज वाले प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं और पदयात्रा पर भी हैं। दूसरी तरफ राज शेखावत जी, जिन्होंने 23 तारीख का आह्वान किया है कि वो ऑडिटोरियम में अपना आंदोलन करेंगे, एक तरीके से महापंचायत करेंगे। तो क्या अभी स्वर्ण समाज में ही अभी तक बंटवारा चल रहा है? मैं आपको बताता हूँ, ये बंटवारा नहीं है। जब राजपूतों के युद्ध होते थे ना, और किसी राजा को दाबना होता था, तो चारों तरफ से ही घेर के मारा जाता था। अच्छा। तो चारों तरफ से घेरा जा रहा है। अच्छा। और घेरा क्या जा रहा है? दिल्ली को। तो कोई भी अलग नहीं है, कोई भी सेना हमारी अलग नहीं है। हम सिर्फ रणनीति अलग अलग कर रहे हैं, पर स्थान और टारगेट सिर्फ एक ही है कि हमारी बातें सुनी जाएं, समझी जाएं और उसका निवारण किया जाए संसद भवन के अंदर। तो आज जैसे मैंने बहुत लोगों से बातचीत करी, उन्होंने कहा हम तो महिपाल दादा के कहने पे यहाँ पे पहुंचे हैं, लेकिन महिपाल दादा हमें मिले नहीं आज। लेकिन मैं तो सिर्फ अपने समाज के लिए आया हूँ, यूजीसी के लिए आया हूँ, मैं किसी का आह्वान पे नहीं आया हूँ। और जो आपने भैया से बात कही, मेरी और इनकी ना विचारधारा इस चीज़ में बिल्कुल अलग है यार। ठीक है, अगर एक जगह बैठ जाए ना तो हर चीज़ पॉसिबल है।
लेकिन सबको अलग अलग भागना है, सबको राजनीति करनी है। भाई साहब मैं खरा कह रहा हूँ, आने वाले समय में अगर ऐसे ही इसी तरीके से स्वर्ण समाज के नेता जगह जगह बैठेंगे, कोई नहीं आएगा, कोई युवा नहीं आएगा, अकेले बैठे रहना, जो मर्जी कानून बनवाओ, अपने ऊपर लाठी बजवाओ, कोई समाज का बच्चा नहीं आएगा लाठी खाने के लिए। आज तुम यहाँ बैठ रहे हो, 23 तारीख में वहां बैठोगे, 1 तारीख में वहां बैठोगे, पैसा फ्री है क्या? तुम्हें तो चोखा मिल जाता है, बच्चों को कुछ नहीं मिलता है, अपना टाइम निकाल के आते हैं। इसलिए स्वर्ण समाज से भी अनुरोध है कि जो करना है एक साथ करो, मारना है मरना है जो करना है एक जगह बैठ के कर लो, ताकि तुम्हारी ताकत दिखाई दे। ये मेंढक की तरह इधर उधर मत, मतलब थोड़ी बहुत फूट है कहीं ना कहीं। अरे फूट नहीं होती तो कोई भी आके अंटे का साला हमारे ऊपर राज कर जाता, क्या फूट ही है भाई, सब है, स्वीकार करनी पड़ेगी। सबके साथ होना चाहिए। मतलब जैसे महिपाल दादा ने एक बात कही थी कि मेरा समाज थोड़ा सोया रहता है, हर 6 महीने में जगाना पड़ता है। सही कहते हैं वो, बिल्कुल जगाना नहीं भाई साहब, सोए हुए को जगा सकते हो, साले मक्कड़ बना के पड़े हुए हैं यार साले उठने नहीं चाहते। इनको खूब पता है, इनके चुप रहने की वजह से, इनके मक्कड़ बनाने की वजह से सीलिंग एक्ट आई, तुम्हारी जमीनें गई, आरक्षण आया, नौकरी गई, SC ST में झूठे मुकदमे लगाकर ये जो साले हवाबाज बने फिरते हैं ना, वैसा मैं स्वर्ण समाज में कह रहा हूँ और OBC की भी कह रहा हूँ, जो मुँह बड़ी कर करके घूमते हैं ना कि अरे हम जाट, हम गुजर, हम राजपूत, हम ब्राह्मण, एक SC ST लग जाते हैं ना, पट के आत्मा आ जाती है, जो शाम को जाके माफी मांगते हैं लोग कि बस कैसे भी करके SC ST हट जाओ। तो भाई साहब तुम्हारी एकता ना होने की वजह से, तुम्हारे चुप रहने की वजह से, तुम्हारी फूट की वजह से, अगर सरकार नहीं मानती है तो अगला कदम क्या होगा? सरकार नहीं मानती है तो इलेक्शन आ रहे हैं, अब इलेक्शन है, सरकार को घर बैठा देंगे, स्वर्ण छोटा भाई को गुजरात भेज देंगे वापस। अच्छा, जैसे अमित शाह ने ये कहा जब तक हम हैं आरक्षण को कोई छू भी नहीं सकता, तो आरक्षण नहीं हटेगा। अमित शाह जी कह रहे हैं, तो अमित शाह जी तो गृह मंत्री हट सकते हैं, वे तो हट सकते हैं या नहीं हट सकते? उनको बनाने वाले हम ही हैं। जिन हाथों में तिलक करने की ताकत है, उन्हीं हाथों में सर उतार लेने की ताकत है। चंद्रशेखर जी ने कहा था। हाँ, तो उन्हीं के वंशज हैं हम, वही तो खून है। अच्छा, अगर जैसे माना जाता है कि क्षत्रिय समाज या स्वर्ण समाज बीजेपी का कोर वोटर बहुत स्टार्टिंग से रहा है, पूरी जड़ जो है वो स्वर्ण समाज ने बनाई है बीजेपी की, अगर बीजेपी नहीं तो कौन? बीजेपी नहीं, फिर उसके बाद देखेंगे। अभी तो ऑप्शन की जरूरत ही नहीं है, सवर्ण समाज को ऑप्शन की जरूरत नहीं है। हालांकि क्या है, सवर्ण समाज के साथ तो चले खुले हमारे हैं, लेकिन OBC को भी एक लॉलीपॉप दे रखा है, उनको भी कुछ नहीं मिला हुआ, उनको कोई फायदा नहीं है। और SC समाज में भी, दलित वर्ग में भी बहुत सारे हमारे भाई हैं जिनको आरक्षण का ए भी नहीं पता। ये तो 1-2 समाज ही हैं जो भीमराव अंबेडकर जी का नाम लेकर के उसके नाम से मलाई खा रहे हैं। बाकी उन लोगों, हमारी लड़ाई SC वाले भाइयों के लिए भी है। मालूम है कहाँ से है? अलीगढ़ से आएंगे, यूपी से दिल्ली ट्रैवल करके अपने पैसे लगा के वो लोग प्रोटेस्ट क्यों करना चाह रहे हैं? क्योंकि उनकी आवाज दब रही है, कहीं ना कहीं जनरल वाला बच्चा मारा जा रहा है। और ये एक ही समाज की बात नहीं है, सारे समाज में गरीब होते हैं, गरीब सिर्फ एक समाज में नहीं है, और हर समाज का इंसान कहीं ना कहीं प्रताड़ित हो ही रहा है। तो उन सब बच्चों के लिए आने वाले भविष्य, क्योंकि हमारा उम्र जो है 42-50 में होंगे यहाँ पे लोग, लेकिन जो उनके बच्चे हैं, उनके बच्चे का क्या होगा, मुझे ये समझाएं आप। तो तिलक, तराजू और तलवार तीनों मिल रहे हैं? तिलक, तराजू और तलवार तीनों पहले से ही मिले हुए हैं, आज मैदान में है। अच्छा, आज मैदान में। अच्छा, अगर मैं स्पेसिफिकली इस पूरे स्वर्ण समाज में क्षत्रिय समाज की अगर बात करूं, हाँ, तो देखने को कहीं ना कहीं मिल रहा 2 गुटों में बटा हुआ है क्षत्रिय समाज ना। ये बड़े खतरनाक है, क्षत्रिय समाज के चक्कर मत पड़ियो, ये पागल बना में बाहर 2-3 गुटन में बटे रहे। जैसे गुट बजने की बात आवे, धटाधट बजाते। मैं क्षत्रिय हूँ, मैं क्षत्रिय की गारंटी नहीं ले सकता। इनको कब खून खोल जा, बात बात पर तलवार निकल जा, अब कहाँ मैटर आर पार हो जा, कुछ ना पता। अब जैसे हम बहुत टाइम से देख रहे हैं कि स्वर्ण समाज बीजेपी से थोड़ा सा कट रहा है, तो अगर बीजेपी नहीं तो दूसरा ऑप्शन क्या होगा? दूसरा ऑप्शन तो कुछ ना है, अपनी पार्टी बनाएंगे और अपना आदमी जिताएंगे, यही ऑप्शन है। जैसे कि अभी हमारे नेता हैं सारे, और ये करनी सेना तय करेगी, मेरा मुद्दा नहीं है। अगर वो जो कहेंगे भैया को वोट देनी, तो हम भैया को वोट दे देंगे, पिंटू शर्मा जी को। अच्छा, भैया जी को वोट दे देंगे। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं वोट करनी सेना बोल देगी। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जब करनी सेना की तरफ से आह्वान किया गया था, हम लोग आए पूरा साथ देने, लेकिन महिपाल जी यहाँ पे हमें नहीं मिले, उसका थोड़ा सा खेल है। अच्छा, एक इंसान पूरे देश को कैसे कवर कर ले? 12 हाथ, 12 पैर, 12 सिर थोड़ी है, कोई कहीं कवर कर रहा है। मैं 3 बजे यहाँ आ गया, कोई 3 बजे रास्ते में था। अब कोई भैया, भगवान का तो अवतार है ना कि एक पैर यहाँ और एक पैर यहाँ। अब भाई एक इंसान एक जगह कवर कर सके। महिपाल मकराना जी कहीं पे है, हरियाणा में है, वो वहाँ यात्रा निकाल रहे हैं, हम यहाँ पे आ गए। मतलब सरकार को इसका नतीजा देखने को मिलेगा? सरकार कहा है? सरकार 565 रियासत तो हमने दान करी, सरकार तेरी तू क्या है? सरकार वो है जो सड़क के चल रही है, जब तक हम चाह रहे चला रहे हैं, हमारी मर्जी है। जिस दिन चाहेंगे खोपड़ो फिर तो मामला खराब। एक BR अम्बेडकर करके कुछ वो है, मैरिज एक्ट,
उसमें यह है कि अगर कोई भी SC ST समाज का लड़का स्वर्ण समाज की लड़की से शादी करेगा, सरकार उसको 5 लाख रुपए देगी। मतलब बहन बेटियों की बोली लगा रहे। एक मिनट युद्धि भाई, मैं इस बात के लिए बताता हूँ। अभी आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे लोगों ने वीडियो बनाई, ऐसी समाज के लोगों ने, कि अपनी बेटी हमें दो, रोटी बेटी वाला। हाँ, रोटी बेटी वाला। उसमें क्या है, इनका एक्ट है कि स्वर्ण समाज की बेटी अगर दलित समाज में जाएगी तो उसको 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। मतलब यहाँ पे भी क्या सोच रहे हैं कि साला पैसा ही आए। तुम अपनी बेटी क्यों नहीं दे रहे भाई? शुरुआत तुम करो। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भाई ब्राह्मण समाज ने बेटी दी थी, फिर भी सबसे ज्यादा आरक्षण उनको ही मिल रहा है, ठीक है, यहाँ इनको फिर भी नहीं मिल रहा। तो वो चीजें कहीं दिमाग में है ही नहीं। रोटी बेटी वाला हिसाब तो छोड़ दो, अब तुम्हें लेना है तुम खाओ, तुम खुद मेहनत करो, ठीक है भैया। झाड़ू मारने वाला झाड़ू से कमा रहा है, MCD से कमा रहा है, लड़ाई करने वाला फौज में खड़ा है भाई साहब। तो दोनों का अलग अलग है। आप यहाँ से संभाल रहे हो, सड़क संभाल रहे हो, देश संभाल रहे हो। जिनको अपना समझते थे गला अपना सजाने को, वही नाग बन बैठे आज 10 हमारे खाने को। साथियों, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। आज ये जो बीजेपी स्वर्ण वर्ग के लिए अत्याचार कर रही है, उनको बताना चाहता हूँ, बेगुनाहों की खून की बारिश में क्यों बज़्म इशरत सजा कर बैठे हो। उठ भी सकती हैं तपातन लाशें जिन पर तुम मसनंद लगा कर बैठे हो। अगर हमने सरकार बनाई है तो गिरा भी देंगे, इसमें क्या बात है? हमने बनाई है, हम ही गिरा देंगे। अगर हमने बनाई है, हमने क्या सोच के बनाई? राष्ट्र हित, देश हित। सामान्य वर्ग से ज्यादा कोई सोचता हो तो बताओ मुझे। अगर सामान्य वर्ग का आदमी सोच रहा है देश हित, राष्ट्र हित, तो वो कोई अपराध तो कर नहीं रहा। बनाई है तो गिरा देंगे, खत्म बात है। आने वाले चुनाव में इसका परिणाम भी देख लेना आप। आरक्षण की बात आप बार बार रख रहे हो कि आरक्षण के बारे में। आरक्षण हो उस गरीब आदमी को, उस आखिरी आदमी को जिसे इसकी जरूरत हो, ना कि जातिगत पे हो। जातिगत में एक का बाप दरोगा है, उसका बेटा दरोगा है, पोता दरोगा है, पड़पोता दरोगा है, तो सारा वैकेंसी उन्हें ही दे। तो फिर भैया गरीब है, उसी बिरादरी, उसी जाति में है, बराबर की दीवार है, उसके चूल्हे पे रोटी भी नहीं सिक रही, चाहे वो किसी भी जाति का हो। ये गृह युद्ध के आसार है, क्योंकि पहले हिंदू मुस्लिम की राजनीति होती थी, और आज की तारीख में हिंदुओं को समाज से समाज, जाति से जाति को बढ़ाया जा रहा है। अरे काहे का मुद्दा है UGC? आप बताओ काहे का मुद्दा है? कौन किसे क्या कह सकता है? अरे जो पढ़ने वाला बच्चा है, उसे टाइम कहाँ है इतना? मोदी सवर्ण द्रोही है। अच्छा, तो ये गृह युद्ध मानने का, वरना हटेंगे नहीं। हमें दूसरे देशों से डरने की ताकत नहीं, क्योंकि भारत देश इतना सक्षम है, यहाँ की फोर्स इतनी सक्षम है, लेकिन यहाँ के नेता इस कार्य को करा के जरूर मानेंगे, क्योंकि जातियों से जातियों को भिड़ा रहे, धर्म को धर्म से भिड़ा रहे। क्या घिनौनी राजनीति कर रहे हो आप लोग? राज क्षत्रिय कम्युनिटी में राजनाथ जी को यूज किया जा रहा है, और ब्राह्मण समाज की तरफ से RSS प्रमुख मोहन भागवत जी को यूज किया जा रहा है। इनको यूज, उनकी कोई मजबूरी होगी, हमारी मजबूरी थोड़ी है, हमारी कोई मजबूरी नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ये तो दिल में आता है कि जो हमारे समाज के नेता, जिनको हमने इतना बड़ा बनाया, कुर्सी पे बिठाया, आपकी बारों को घर बिठाओ। अच्छा, हमारे समाजों के जो नेता हैं वोट मांगने आएंगे, उनको वोट नहीं देंगे। मैं तो कहता हूँ वोट की चोट तो मारेंगे ही, उनको खूब सुनाएंगे। ये हमने कमेटी बना रखी है, उस कमेटी में 3000 कुछ लोग हैं। सवर्ण समाज की तरह नेता है, उनके घरों में हम महिलाओं की टिक्की बिंदी और चूड़ी श्रृंगार का सामान उनके घर पे भेजेंगे। जितने सवर्ण समाज के विधायक, सांसद, पार्षद हैं, उनके घरों में भेजेंगे। वे गुलाम हैं पार्टी के, अंड भगत है, हम नहीं है। अच्छा, मैं स्पेशली स्वर्ण समाज में भी क्षत्रिय समाज और कर्णी सेना की अगर बात करूं, तो एक तरफ देखने को मिलता है महिपाल सिंह मकराना जी, दूसरी तरफ राज शेखावत जी। तो क्या कहीं ना कहीं क्षत्रिय समाज दो गुटों में बट रहा है? सब एक ही है। अब एक बताओ, अब क्षत्रिय समाज इतना है, बहुत सारा, पूरे देश में, हर प्रदेश में, हर जिले, गांव, ढाणी में है। तो इसी प्रकार से सब अपनी कमांडरशिप निभा रहे हैं, सब अपने अपने वो बना कर रहे हैं। एक ही हम, एक ही मुद्दा, एक ही चीज। कोई हरियाणा को संभाल रहा है, कोई यूपी को, कोई राजस्थान, सब मुद्दा एक है। तो सभा एक टाइम पे क्यों नहीं हो पाई? राज शेखावत जी ने 23 तारीख का आह्वान क्यों किया? ऐसा ना, 21 को, अगर 21 को सुनवाई नहीं हुई तो फिर 23 को पहुंचेंगे हम सब, 23 को भी जाएंगे वहां पर। 23 को भी मुद्दा तो एक ही है, समाज एक ही है। ऊपर से देखने में शाखाएं अलग है, लेकिन मुद्दा एक है, अंदर से एक अलग नहीं है। कौन कहता है? ये तो शाखाएं थोड़ी अलग है। अब मान लो कि बच्चा 5वीं क्लास जो है पास करके, कक्षा पास करके 6ठी में जाता, 6ठी में साथ जाता है, उसी प्रकार से जो भाई वैसे है, युवा है लड़क के, वो हमारे साथ है, थोड़े राम राम वाले हैं, वो उनके साथ मार्गदर्शन देंगे। हाँ, वो अलग अलग तरह के कमांडर हैं, सब तरह। वो ये जंग है, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी लड़ाई है। पहले मतलब मुगलों से आया करती है, अंग्रेजों से, ये लड़ाई तो है। अब काले अंग्रेजों से है। तो इस सब तरह की सेनाएं होती हैं,
समझ गए ना, वो हर प्रकार की सेना होती है, उग्र भी होते हैं, शरीफ सीते भी होते हैं, सरकार को बात करने वाले। उग्रवादी उपेंद्र राणा की हाँ जो भी है इसमें क्या को मना थोड़ी है, अपने लिए वो तो इंतजार कर रहे हैं और कब आदेश करेंगे। लेकिन हमारा ये जो आंदोलन है, हम संवैधानिक रूप से संवैधानिक के दायरे में हम कर सकते हैं। अब एक बात बताओ, अभी थोड़े दिन पहले कॉकरोचों ने किया, ठीक है उनका करना चाहिए, वो भी इसी देश के हैं, लेकिन जब वो आता है यहाँ पर तो ये एयरपोर्ट पे भाजपा के लोग उनको लेने जाते हैं, एयरपोर्ट परमिशन मिल जाती है, वाई सिक्योरिटी को लेने जाती है और बाहर निकलते परमिशन देते चले, इनका जमाई है वो, और हमें परमिशन नहीं देते हैं। क्या हम इतने बुरे हैं? अरे हम तो कहते हैं मोती अंकल को, ये अंकल आप अगर हम पर लठ मारोगे तो 1-2 नहीं, हमें मार के घेर दो यहाँ, लेकिन हम फिर भी आपको टॉफी देंगे प्यार से। मोदी हमारे अंकल हैं, अमित शाह हमारे अंकल, उनके लिए मैं टॉफी ले आऊँ, टॉफी बहुत खाते हैं मोदी जी। क्या उपेंद्र राणा को कभी राजनीति में देखेंगे हम लोग? ना, अपन तो समाज से भी आदमी भाई है, भाइयों की आवाज बढ़ती है। अच्छा, आज अगर आपको कोई आश्वासन नहीं मिलता है तो अगला क्या कदम रहेगा पूरे समाज की तरफ से? अरे हम सब मैं बताऊं यार, मेरे बस की ये बातचीत करनी है नहीं। मुझे इन लोगों से बढ़िया, स्वर्ण समाज से बढ़िया कॉकरोच लगे, जिन्होंने सब कुछ करा, अपनी बातें मंगवाई। कब तक तो लड़ने वाले लोग ये तलवार छोड़ के बैठ के मांग कर रहे हो, ताली बजा के, कौन से तुम्हें मांग तुम्हारी स्वीकार हो रही है? अब से पहले नहीं किया तुमने आंदोलन, कुछ भी नहीं हुआ। जब तक नहीं करोगे 3-5, जब तक कुछ नहीं होगा, खड़का करना पड़ेगा। हमारा यूथ ना 2016 से जागरूक हुआ है, बढ़िया वाला, और समझदार है, पढ़ा लिखा है। पहले दबे हुए थे, अब उठ रहे हैं। तो भाई अब तो इनके दिमाग में पता क्या है, जैसे युद्धि भाई हो गए, पंकज भाई हो गए, सारे भाई का सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। देखिए भाई साहब, मैं आपको बता दूं, इन लोगों ने ना खूब हिंदू करवा लिया, और हम बहुत बड़े हिंदू भी रहे, हमें तो मारने को आतंकवादी भी आए हुए हैं। जब हमारे लिए आतंकवादी आ सकते हैं धर्म के लिए, जब मेरे अपनों की बात आएगी तो मैं मार भी सकता हूँ। ये सरकारों को समझना चाहिए, और बिल्कुल माननी पड़ेंगी हमारी मांगे। कोई नाजायज मांगे नहीं मांग रहे हो, हम तुमसे गलत नहीं कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आर्थिक आधार पर आप आरक्षण दो, जो गरीब है हर समाज में होते हो उनको दो, आप मत देखो किसी की जातियां। आप यूजीसी जैसे कानून वापस करो, जिनमें आने वाले समय में बहन बेटियों के साथ में बलात्कार जैसी घटनाएं भी सामने आने लगेंगी, जबरदस्ती की घटनाएं सामने आने लगेंगी। क्योंकि अगर प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया यूनिवर्सिटी के अंदर, तो कोई भी आएगा और उस पर बोल देगा मुझे तो इसने ये बोल दिया। उमर खालिद जैसे कॉलेजों में से पढ़ लिख गए हैं, पर पता नहीं कितनों के रेप होंगे, कितनों की दबके होंगी। ऐसे ऐसे उमर खालिद बहुत निकल के आ जाएंगे। क्यों? सपोर्ट मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। आरक्षण पे पले बड़े हैं, एडमिशन लेने के बाद 10 रुपए की हॉस्टल की फीस देते थे, 11 रुपए का खाना खाते थे, तो पता नहीं कितना रेप होगा, कितना क्या होगा। तो कम से कम उस चीज़ को रोकने के लिए तो करो। कोई भी चीज़ आती है, कोई भी एक्ट आता है, पहले उसका दुरुपयोग होता है, सत्याप्रयोग कभी नहीं होता। और रही बात हमारे समाज के लिए, ये बताओ, ये कहते हैं कि भाई स्वर्ण समाज तो वैसे भी स्वर्ण समाज है, स्वर्ण समाज के अंदर अपंग पैदा नहीं होते, कोई बच्चा अपाहिज पैदा नहीं होता, क्या सिर्फ दलित समाज में ही होता है? बिल्कुल। तो उसको कोटा देख के फिर भी उसको कोटा नहीं दिया जाता कि ये तो अपंग वाला मिलेगा, इसको वैसे वाला नहीं मिलेगा। ईडब्ल्यूएस के लिए भी जनरल वालों को बहुत मेहनत करनी पड़ रही है अभी भी। मैं ये मानता हूँ कि ना सरकार को, अगर ठीक है हम बिल्कुल हट जाएंगे, हम बिल्कुल आरक्षण की बात नहीं करेंगे। मैं अपने समाज की तरफ से ये बात खुल के कह सकता हूँ कि मेरा समाज यूजीसी का विरोध नहीं करेगा, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, आपको आरक्षण देना सेना में दो, स्वर्ण को सबसे पीछे रखो यार, दलित को भेजो सबसे आगे, पाकिस्तान बॉर्डर पे, चाइना बॉर्डर भगते दिखाई देंगे, देश को गुलाम करवा देंगे भाई साहब। अगर हम ना हो, जहां देना आरक्षण वहां नहीं दे रहे, आप लड़ने की जगह नहीं दे रहे, खामा की जगह बढ़ाए जा रहे हो भाई साहब। 40 नंबर वाला वो बनना है टीचर अपने नाम, डॉक्टर बनना है, पता पड़ी पत्री का ऑपरेशन करवाने गए, गुर्दा फाड़ के गिर दिया भाई साहब। एक टाइम पे कहा जाता था कि जो स्वर्ण समाज है वो बीजेपी का कोर वोटर है, उसकी सरकार बीजेपी की स्वर्ण समाज नहीं बनाई है। तो ये अचानक ऐसा क्या हुआ है कि स्वर्ण समाज के खिलाफ ही बीजेपी होती जा रही है? सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग चूंकि इस उम्र के लोग हैं, हम कह सकते हैं कि ब्रेकअप उसी से होता है जिससे प्रेम होता है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को हम लोगों ने वन साइडेड प्यार दे दिया, तो उसने हमें टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया। इससे पहले हम लोगों का जो रिलेशनशिप था वो कांग्रेस के साथ चल रहा था, आपको याद रहना चाहिए। कांग्रेस के साथ एक दौर ऐसा भी था, जो सवाल आप कर रहे हैं, ये कहा जाता था कि कांग्रेस सवर्णों की पार्टी है, ऊपर से लेकर नीचे तक कांग्रेस में सवर्ण होते थे। फिर भाजपा आई, भाजपा ने कहा कि भाजपा सवर्णों की पार्टी है। आज स्थिति ये हो गया कि सवर्णों का ना पार्टी है कोई, ना विपक्ष है, ना सरकार है। सुप्रीम कोर्ट अगर इस देश में न होता तो मैं और आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं शोषक घोषित हो चुके होते। मैंने आपको उस टाइम भी सुना जब देश में बड़े मुद्दे उठ रहे थे, सब डाइवर्ट हो गए थे, आप लगातार आवाज उठा रहे थे अपने सोशल मीडिया के थ्रू। तो आपको नहीं लगता कि ये स्वर्ण समाज भी कुछ ऐसा है कि बीच बीच में सो जाता है?
बिल्कुल सो जाता, अभी भी सो नहीं, ऐसा नहीं है, सो जाता है। सवर्ण समाज क्योंकि जिम्मेदार समाज है। अब देखिए एक बात बताते हैं, आपने ये चीज देखी होगी कि जो लोग पढ़े लिखे होते हैं वो कम बोलते हैं। सबसे बड़ी बात ये, सवर्ण समाज बेरोजगार नहीं है। सवर्ण समाज काम धंधा करने वाले पढ़े लिखे लोग हैं। यहाँ जो बेरोजगार है वो भी MA पास है, यहाँ जो बेरोजगार है वो भी PhD कर रखा है। आप क्या करे बेचारा, -40 वालों का सिलेक्शन हो जाता है, वो बेचारा झक मारते रह जाता है। उसको पता है पढ़े लिखे लोग फालतू का नहीं बोलते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब 2 वे ही होता है, 1 वे नहीं होता है। जब उसकी बात लोग सुनना बंद कर देते हैं तो बोलना बंद कर देता है। इसका ये अर्थ नहीं है कि वो सोया हुआ है, जागा हुआ है। इसका परिणाम यहाँ पे देखिए कि जंतर मंतर का प्रोटेस्ट का परमिशन कैंसिल कर दिया गया, फिर भी कितनी बड़ी भीड़। अच्छा, आपकी जो फाइनल आपकी तरफ से क्या लगता है कि ये चीज बिल्कुल सरकार को बदलनी चाहिए इमीडिएट? आरक्षण के तरीके को सरकार या तो बदल दे या तो तैयार हो जाए। सरकार बदलने वाली है, बीजेपी नहीं तो कौन? बीजेपी नहीं तो कौन, ये इम्पोर्टेंट नहीं होता है। कभी कभी आप मार्केट में सामान खरीदने जाते हैं तो आप ये नहीं तय करते हैं कि अरे यार ये वाला शर्ट नहीं तो फिर कौन वाला लेंगे, पहले ये सोच लेते हैं नहीं ये वाला अच्छा नहीं लगा। और चूंकि ये वाला अच्छा नहीं लगा तो हमारे यहाँ कहते हैं कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। अगर जरूरत पैदा हो जाएगी, इस देश में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जनता पार्टी पैदा हो गई थी, हुआ नहीं करती थी, आंदोलन के बाद पैदा हो गई थी। इस देश में जन्म और मरण का सिद्धांत बहुत पुराना है, जो आया है वो जाएगा। प्रधानमंत्री जी को ये समझना चाहिए कि 1 वे कम्युनिकेशन चलता नहीं है, सिर्फ इंस्टा पे लाइव आने समय होगा। कौन क्या कह रहा है ये सुनना। स्वर्ण समाज को जब इतना भुगतना पड़ रहा है तो अब तो पॉलिटिक्स में उतर जाना चाहिए। किसको? स्वर्ण समाज को। तो स्वर्ण समाज पॉलिटिक्स से दूर कहाँ है? बांकीपुर में आपने देखा होगा, कुत्ते बिल्ली की बात करने वालों को कुत्ते बिल्ली बना के मारा गया है। आज स्थिति यह है कि कुत्तों की तरह भौंकते फिर रहे हैं कि अरे उपचुनाव में हार जाने से क्या होता है, दोबारा प्रशांत किशोर आके लड़ जाए। तो मेरे भाई, प्रधानमंत्री बन जाने से क्या होता है, दोबारा इस देश में चुनाव करके देख लीजिए। 240 आया था, इस बार 140 भी नहीं आएगा। मैं एक और बात बोल दूं, इससे भी आगे की बात बोल देता हूँ। भाजपा को अगर बहुत घमंड है तो जिस जिस सीट पे भाजपा जीती है सिर्फ उसी पे चुनाव होगा, और जिन जिन लोगों ने भाजपा को वोट दिया है सिर्फ वही भाजपा को वोट देंगे। उसके बाद भी अगर भाजपा 240 में 239 सीट भी जीत गई और एक भी सिर्फ हार गई, सॉरी, या हम ये कहते हैं कि हम लोग एक भी हार गए, फिर भाजपा सरकार में रहे हम लोग दोबारा अपनी आवाज नहीं उठाएंगे। ये मैं आपको रियलिटी बता देता हूँ, एक सीट नहीं जीतेगी भाजपा। सवर्ण है, भाजपा है, बिल्कुल सवर्ण नहीं होगा ना। तो एक उदाहरण देखिए, अमेरिका ने RSS के ऊपर टिप्पणी की थी कि RSS देश विरोधी संगठन है। अमेरिका के अंदर सवर्ण समाज RSS को डिफेंड करता आया था। भाजपा से मनमुटाव के कारण RSS को डिफेंड करने वाला कोई नहीं बचा था। RSS क्यों नहीं समर्थन करती है ऐसी चीजें? ये मेरी भी समझ में नहीं आता है भाई। मेरी 3 पीढ़ियां RSS से लगी रही हैं। एक दौर था RSS राजनीति में नहीं घुसता था, राजनीति को प्रभावित जरूर करता था, में नहीं घुसता था। आज मुझे ऐसा लगता है कि शायद RSS ही राजनीति कर रहा है और RSS ही भाजपा है, भाजपा ही RSS है। क्योंकि जो RSS बोल देता है वो होता है और जो बीजेपी बोल देती है वो हो रहा है। लेकिन RSS कुछ भी बीजेपी से हटके ऐसे नहीं बोल रहा है जो समाज को बढ़ाने के लिए कोई बात ऐसी बोली हो। मेरी तो यही समझ में नहीं आता है कि अगर डॉक्टर मोहन भागवत कहते हैं 5000 साल तक शोषण हुआ था तो फिर सवर्ण समाज को आकर के सर झुका के चलने लगना चाहिए, ये कहते हैं। मेरा ये कहना है कि ब्रिटेन की सरकार ने 250 साल भारतीयों को गुलाम बना करके रखा था और गुलाम सवर्ण भी थे, गुलाम दलित भी थे। अब मुझे ये बताइए कि भारत की सरकार ने कभी ये बोला क्या कि अगर हमारा शोषण आपने किया है देशवासी होने के नाते तो अगले 250 साल हम आपके साथ संबंध नहीं रखेंगे? ऐसा होता है क्या? जो बीत गई सो बात गई। जिस जापान के ऊपर अमेरिका ने परमाणु बम डाल दिया, 2-2 शहरों पे, शहर के शहर समाप्त कर दिए, आज दोनों पार्टनर्स हैं। जय नाम का संगठन बनता है, जापान, इंडिया, अमेरिका शामिल हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए। मेरे भाई, जो बीत गई सो बात गई। अंबर में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था, डूब गया सो डूब गया। अच्छा, एक बात और कही जाती है, जैसे स्वर्ण समाज होता है, जो भी इतने महापुरुष हमारे रहे हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए लड़े हैं, हम उनको गौरवान्वित होते हैं उनका नाम लेके। जैसे महाराणा प्रताप हो गए, पृथ्वीराज चौहान हो गए, तो ये लोग मतलब जो लेफ्ट लॉबी एक तरीके से मैं कहूँ कहते हैं कि कब तक अपने पूर्वजों के नाम पे खेलोगे तुम लोग। और फिर एक तरफ ये भी कहते हैं कि 80 साल तक तुमने हमारे, फिर एक तरफ ये भी कहते हैं कि 80 साल तक तुमने हमारा उत्पीड़न किया। तो दोनों तरफ वो तो कॉन्ट्रडिक्ट तो आप भी कर रहे हो अपनी बात। मेरा सीधा सीधा कहना है, 80 साल से संविधान लागू है, 80 साल से सरकार है, 80 साल से 30% से ज्यादा संसद में रिजर्वेशन है, पिछले 10 साल से दलित और आदिवासी राष्ट्रपति हैं, पिछले 10 साल से इस देश में आधे से ज्यादा मुख्यमंत्री OBC समाज से आते हैं। इसके बाद भी आपका अगर शोषण हो रहा है मेरे भाई, तो ये आपके लोगों के गवर्नेंस यानी सरकार चलाने का फेलियर है। उनको सरकार से बाहर बैठाइए, हमको बैठा के दिखाइए। हम अगर आप कहते हैं हम शोषक थे तो ये आपकी गलत फैमिली। हम पोषक थे, आपको भी पोसते थे, तब भी पोसते थे और फिर पोसना जानते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने आपको पहली बार अधिकार दिया था आरक्षण का, VP सिंह ने दूसरी बार दिया था, नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार हम लोगों को दिया।
तो ईडब्ल्यूएस के नाम पे दिया और बोलते कि जाके 10 लाख का फीस भरो। तो भाई आरक्षण क्या हुआ? ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूं तो आप किसी भी जनरल से पूछ लीजिएगा वो कितना परेशान है ईडब्ल्यूएस को भी लेकर। भाई कहने के लिए ईडब्ल्यूएस मिला है। इससे बड़ा बेवकूफ इस देश में कानूनी माध्यम से कभी किसको नहीं बनाएगा। ये सरकार ने लोगों के साथ फ्रॉड किया। अभी क्या चल रहा है? अभी एक चीज और सामने आई। इन्होंने बोला अपने वालों को कि भाई हमारी तो आपस में लड़ाई है, हमारी स्वर्ण से लड़ाई तो है ही नहीं। तो भैया तुम्हारा लेके आ रहा है 40% में, तुम 45 वाले की भी खा रहे हो, ठीक है, मतलब तुम 40 की लेके आओगे तब भी तुम्हारी नौकरी पक्की, तुम 45% लेके आओगे जब भी तुम्हारी नौकरी पक्की। और स्वर्ण समाज का बच्चा 60% लेके आएगा तो नौकरी है, वरना नीचे लेके आएगा तो है। मैं वही तो बता रहा हूँ, एग्जाम्पल है भैया। तुम्हें तो दोनों तरफ नौकरी मिल रही है, तो फिर हमारे वाला का हक तो गया ना, तुम्हारी आपस की लड़ाई कहाँ है? ठीक है, तो ये इतना फर्क है। मेरा एक लास्ट सवाल है, अगर बस एक लास्ट सवाल लेता हूँ फिर आपसे बात करूंगा मैं। एक लास्ट सवाल ये है, अगर बीजेपी बात नहीं मानती है तो बीजेपी के खिलाफ तो ऐसे भी स्वर्ण समाज आजकल ज्यादा हो रहा है, तो बीजेपी नहीं तो अगला ऑप्शन कौन होगा राजनीति के लिए? राजनीति का देखो, पहली बात तो ये कि कांग्रेस की तरफ जाएंगे नहीं, क्योंकि जिनको सत्ता में बिठाया ना उन्हें राजपूतों खा लिया, स्वर्ण समाज को खाया। अब सेम काम बीजेपी कर रही है, और जब कांग्रेस थी तो बीजेपी राजपूतों ने पैदा करी, एक और कोई पार्टी तैयार कर देंगे। अभी तक हम तीनों की कोई पार्टी नहीं है, हम भाई जब तैयार करने पे आएंगे तो अच्छे लेवल पे कर देंगे तैयारी, तो किसी को भी बना सकते हैं। वो हमारे राजपूतों का स्वर्ण समाज का तो उनको हाथ चाहिए बस, तो अब की बार सब भरे बैठे हैं। भाई साहब ऐसा है ना, बीजेपी ना कांग्रेस ना सपा हमें कोई नहीं चाहिए। पहले से राज करते हम आए, हम अब के करके दिखा देंगे। ना बीजेपी की जरूरत ना सपा की, ना बसपा। उतरने की जरूरत है राजनीति, उतर ही आए। अब राजनीति तो करें, अब करेंगे राजनीति, अब आने नहीं देंगे, वोट खाएंगे, कुछ नहीं देंगे, नोटा देंगे, नोटा। और मैं आपको बताऊं, ये जो स्वर्ण समाज के दल्ले नेता देख रहे हैं जो इन पार्टियों के गुलाम बने हुए हैं और जो बोल रहे हैं अपने मुंह पे टेप लगा के बैठे, भाई स्वर्ण समाज के जितने भी भाई हैं अपने, जब भी तुम्हारे क्षेत्र में कोई भी नेता है साले के जूते बजाना, क्योंकि ये वही दोगले दल्ले हैं जो तुम्हारे समाज को बिल्कुल दबाने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों की वजह से कानून आते हैं, क्योंकि साले नामर्द हैं, ये बिल्कुल चुप रहना सीखे, गुलाम हो गए, ऐसों की वजह से कानून आते हैं। तो पहले इनका इलाज करो। मेरे क्षेत्र में जो भी नेता आएगा मैं तो मारू साले, या तो समाज के लिए बोल, वरना समाज में आएगा नहीं, बहिष्कार। क्लियर।